नमस्ते। हमारा चल रहा था अध्याय 2 भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन संसाधन। तो हमने भूमि, मृदा, जल इसके बारे में पढ़ चुके थे हम। अब हमें पढ़ना है प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन संसाधन। तो प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन। स्कूल के बच्चे हस्तशिल्प प्रदर्शनी में घूम रहे थे। मतलब हाथ से बनी चीज़ों की कोई प्रदर्शनी लगी हुई थी, एग्जीबिशन। उसमें बच्चे घूम रहे थे, जैसे मेला लगा रहता है उसमें लगी रहती है ना कि हाथ से बनी हुई चीज़ें, तो ऐसी प्रदर्शनी में घूम रहे थे। प्रदर्शनी की वस्तुएं देश के भिन्न भिन्न भागों में एकत्रित की गई थी। तो जो प्रदर्शनी में जो वस्तुएं आई थी वो देश के अलग अलग भागों से इकट्ठी करके लगाई गई थी। मोना ने एक थैला हाथ में उठाया और उत्साह से कहा, ये एक सुंदर हैंड बैग है। अध्यापिका ने कहा, हाँ, ये जूट से बना है। क्या आप उन टोकरियों, दीप, छत्रों और कुर्सियों को देखते हैं? वे बेंत और बांस की बनी है। भारत के पूर्वी और उत्तर पूर्वी आंध्र प्रदेशों में बांस प्रचुर मात्रा में पैदा किया जाता है। तो इम्पोर्टेंट लाइन है ये कि बांस कहाँ पे पैदा किया जाता है? भारत के पूर्वी और उत्तर पूर्वी आंध्र प्रदेशों में बांस प्रचुर मात्रा में पैदा किया जाता है। जैसी रेशमी स्कार्फ देखकर उत्साहित थी। ये खूबसूरत स्कार्फ देखो। अध्यापिका ने स्पष्ट किया कि रेशम कीटों से प्राप्त किया जाता है। जो रेशम है ना वो किससे मिलता है? रेशम कीटों से प्राप्त किया जाता है, जो शहतूत के पेड़ों पर पाले जाते हैं। तो रेशम के कीट कहाँ पाले जाते हैं? शहतूत के पेड़ पर पाले जाते हैं। और रेशम कीट कहाँ से प्राप्त होता है? रेशम प्राप्त होता है रेशम कीट से। तो बच्चे समझ गए कि पौधे हमें अनेक विभिन्न उत्पाद प्रदान करते हैं, जिनका उपयोग हम अपने दैनिक जीवन में करते हैं। तो बच्चे समझ गए कि पौधे जो हैं वो हमारे लिए बहुत सारी चीज़ों का उत्पादन करते हैं और हम उनका दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं। प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन केवल स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल के बीच जुड़े एक सक्रिय क्षेत्र में ही पाई जाती है। तो प्राकृतिक जो वनस्पति है और वन्य जीव, वनों में रहने वाले जो जीव, वो स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल के बीच जुड़े एक सक्रिय क्षेत्र में ही पाए जाते हैं, जिसे हम जैवमंडल कहते हैं। जैवमंडल में सभी जीवित जातियाँ जीवित रहने के लिए एक दूसरे से परस्पर संबंधित और निर्भर रहती है। तो जैवमंडल में जितनी भी जीवित जातियाँ हैं वो जीवित रहने के लिए एक दूसरे से परस्पर संबंधित और निर्भर रहती है। इस जीवन आधारित तंत्र को पारितंत्र कहते हैं। तो मतलब जीवित रहने के लिए जो आपस में एक दूसरे पर जो निर्भर रहते हैं, तो उस निर्भर रहने की जो प्रक्रिया है उसे क्या बोला जाता है? पारितंत्र। वनस्पति और वन्य जीवन बहुमूल्य संसाधन है। पौधे हमें वनस्पति और वन्य जीवन ये दोनों ही बहुमूल्य संसाधन है। पौधे हमें इमारती लकड़ी देते हैं, प्राणियों को आश्रय देते हैं, ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं जिससे हम सांस लेते हैं, फसलों को उगाने के लिए आवश्यक मृदा की सुरक्षा करते हैं। और ये फसलों को उगाने के लिए क्या करते हैं? आवश्यक मृदा की सुरक्षा भी करते हैं। रक्षक मेखला के रूप में कार्य करते हैं। पहले पढ़ा आपने रक्षक मेखला। भूमिगत जल के संग्रह में सहायक करते हैं और भूमि का जो पानी है वो इकट्ठा हो सके इसमें भी ये सहायता करते हैं। हमें फल, लेटेक्स, तारपीन का तेल, गोंद, औषधीय पौधे और कागज़ प्रदान करते हैं। पौधे हमें क्या क्या देते हैं? लेटेक्स, फल देते हैं, लेटेक्स, तारपीन का तेल, गोंद, औषधीय पौधे और कागज़ प्रदान करते हैं, जो आपके अध्ययन के लिए अत्यधिक आवश्यक है। पौधों के असंख्य उपयोग में हैं, उनमें आप कुछ और जोड़ सकते हैं। वन्य जीवन के अंतर्गत जंतु, पक्षी, कीट एवं जलीय जीव रूप आते हैं। उनसे हमें दूध, मांस, खाल और ऊन प्राप्त होती है। कीट जैसे मधुमक्खी हमें शहद देती है, फूलों के परागण में मदद करती है और पारितंत्र के में अपघटक के रूप में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। चिड़िया अपने भोजन के लिए कीटों पर निर्भर है। चिड़िया क्या खाती है? कीड़े मकोड़े खाती है, तो उसके लिए उस पर निर्भर है, कीटों पर, और अपघटकों के रूप में कार्य करती है। गिद्ध मृत जीव जंतुओं को खाने के कारण एक अपमार्जक है और पर्यावरण का एक महत्वपूर्ण शोधक समझा जाता है। जितने भी जीव जंतु मर जाते हैं वो सड़ते रहते हैं, उनको कौन खाता है? गिद्ध। तो ये मृत जीव जंतुओं को खाने के कारण अपमार्जक है और पर्यावरण का एक महत्वपूर्ण शोधक, मतलब पर्यावरण को शुद्ध करने का कार्य भी करता है। इसलिए प्राणी चाहे बड़े हो अथवा छोटे, सभी पारितंत्र के संतुलन को बनाए रखने में अनिवार्य है। प्राकृतिक वनस्पति का वितरण। वनस्पति की वृद्धि मुख्य रूप से तापमान और आर्द्रता पर निर्भर करती है।
अब वनस्पति की वृद्धि जो है मुख्य रूप से किस पर निर्भर करती है? तापमान और आर्द्रता, मतलब वहाँ का मौसम कैसा है, जलवायु कैसी है। तो विश्व की वनस्पति के मुख्य प्रकारों को 4 वर्गों में रखा जा सकता है, जैसे वन, घास, स्थल, गुल्म और टुंड्रा। आगे बढ़ते हैं। तो भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में, मतलब जहाँ पे बहुत ज़्यादा बरसात होती है, वहाँ पे बड़े बड़े पेड़ उग सकते हैं। इस प्रकार वन प्रचुर जल आपूर्ति वाले क्षेत्रों में ही उपाए जाते हैं। तो जो ज़्यादा मात्रा में जो वहाँ पे वन मिलता है, वहाँ पे मतलब वन मिलते हैं वो कहाँ मिलेंगे? जहाँ पे ज़्यादा जल की आपूर्ति होती है। जैसे जैसे आर्द्रता कम होती है वैसे वैसे वृक्षों का आकार और उनकी सघनता कम हो जाती है, क्योंकि पेड़ों को पानी चाहिए। अगर पानी की जैसे जैसे कमी होएगी वैसे वैसे वृक्षों का आकार, उनकी सघनता क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। सामान्य वर्षा वाले क्षेत्रों में छोटे आकार वाले वृक्ष और घास उगती है। जहाँ पे सामान्य वर्षा होती है वहाँ पे छोटे आकार वाले वृक्ष और घास उगते हैं, जिससे विश्व के घास स्थलों का निर्माण होता है। और कम वर्षा वाले शुष्क प्रदेशों में कटीली झाड़ियाँ गुल्म उगते हैं, और जहाँ पे बहुत कम बरसात होती है वहाँ पे कटीली झाड़ियाँ और गुल्म उगते हैं। इस प्रकार के क्षेत्रों में पौधों की जड़ें गहरी होती है। बाष्पोत्सर्जन से होने वाली आर्द्रता की हानि को घटाने के लिए इन पेड़ों की पत्तियां कांटेदार और मोमी सतह वाली होती है। देखो, जो बिल्कुल सूखा स्थान है, जो शुष्क प्रदेश है, वहाँ पे क्या पानी बहुत ज़्यादा गहराई में पाया जाता है। गहराई में पाया जाता है तो वहाँ पे एक तो कटीली झाड़ियाँ मिलती है, जितनी भी कटीली झाड़ियाँ मिलेगी वो शुष्क प्रदेश है। तो वहाँ पे जो कटीली झाड़ियाँ होती है ना, उनकी जड़ें बहुत गहराई तक जा रही थी, क्योंकि ज़मीन में पानी बहुत गहराई में मिलता है, तो इनकी जड़ें बहुत गहरी होती है। और बाष्पोत्सर्जन से होने वाली आर्द्रता की हानि को घटाने के लिए इन पेड़ों की पत्तियाँ कांटेदार और मोमी सतह वाली होती है। और इन पेड़ों की क्या होती है? पत्तियाँ कांटेदार और मोमी सतह वाली होती है, ताकि आसानी से जो पानी है ना वो भाप बन के उड़े नहीं। शीत ध्रुवीय प्रदेशों की टुंड्रा वनस्पति में मांस और लाइकेन सम्मिलित है। और जो ठंडा प्रदेश है, शीत ध्रुवीय प्रदेश जहाँ पे बिल्कुल बर्फबारी रहती है, वहाँ पे टुंड्रा वनस्पति में वहाँ पे मॉस और लाइकेन सम्मिलित है। लाइकेन मतलब एकदम मॉस घास की तरह होता है, बिल्कुल काई समझ लो आप उसको एक तरीके से। पिछली 2 शताब्दियों में विश्व में जितने लोग थे, इस समय उनसे कई अधिक लोग हैं। बढ़ती जनसंख्या के पोषण के लिए, फसलों को उगाने के लिए वनों के विशाल क्षेत्रों से वृक्ष काट दिए गए हैं। तो पिछली 2 शताब्दी में क्या हुआ? विश्व में जितने लोग थे तो उनसे कई अधिक लोग हैं, तो जनसंख्या बढ़ने के कारण लोगों को पोषण के लिए, फसलों को उगाने के लिए वनों के जो विशाल क्षेत्र थे वहाँ से क्या कर दिया? पेड़ काट दिए गए। विश्व भर में वनों का आवरण तेजी से समाप्त हो रहा है। इस बहुमूल्य संसाधन के संरक्षण की तुरंत आवश्यकता है। प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन का संरक्षण। वन हमारी संपदा है। पौधे जंतुओं को आश्रय प्रदान करते हैं और साथ ही पारितंत्र को अनुरक्षित रखते हैं। तो पौधे जो है वो जंतुओं को क्या करते हैं? आश्रय। उसमें पौधे में छुप के बैठते हैं ना, जो बहुत छोटे छोटे जंतु जानवर ऐसे, तो उनको एक आश्रय प्रदान कर रहे हैं। साथ ही पारितंत्र को अनुरक्षित मतलब उसकी रक्षा भी करते हैं। तो जलवायु में परिवर्तन और मानव हस्तक्षेप के कारण पौधों और जंतुओं के प्राकृतिक आवास नष्ट हो सकते हैं। लेकिन क्या होगा? जलवायु में परिवर्तन और मानव हस्तक्षेप के कारण पौधों और जंतुओं के प्राकृतिक आवास नष्ट हो सकते हैं। बहुत सी जातियां असुरक्षित अथवा संकटापन्न है और कुछ लुप्त होने के कगार पर हैं। तो अभी बहुत सारी ऐसी जातियां हैं, पौधे भी हैं और पशु पक्षी भी हैं जो संकटापन्न में हैं, मतलब संकट की स्थिति में हैं, या फिर कुछ लुप्त होने के कगार पर हैं। तो वनोन्मूलन, मृदा अपरदन, निर्माण कार्य, दावानल और भूस्खलन में से कुछ मानव और प्राकृतिक कारक हैं जो मिलकर इन महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों के लुप्त होने की प्रक्रिया को बढ़ावा देते हैं। तो पेड़ों को काटना, मिट्टी का अपरदन, निर्माण कार्य, जंगल की आग, दावानल और भूस्खलन मतलब चट्टानों को इधर से उधर खिसकना, और भी कुछ मानव और प्राकृतिक कारक जो इन प्राकृतिक संसाधनों के लुप्त होने की प्रक्रिया को बढ़ावा देते हैं। आज की मुख्य चिंताओं में से एक अनाधिकार शिकार करने की संख्या का बढ़ना है, जिससे कुछ खास प्रजातियों की संख्या में तेजी से कमी आई है। पशु खाल, चमड़ा, नाखून, दांत और पंखों के साथ साथ सींगों के एकत्रीकरण और गैर कानूनी व्यापार के लिए जंतुओं का शिकार किया जाता है। जो शिकार करते हैं ये मतलब इन सबसे कोई ना कोई चीज़ बनती है, इसलिए इनमें से कुछ जंतु चीता, शेर, हाथी, ब्लैक बक, मगरमच्छ, दरियाई घोड़ा, हिम, तेंदुआ, शुतुरमुर्ग और मोर है।
तो ज़्यादातर कौन से जब जानवरों का शिकार किया जाता है जंतुओं का, एक तो चीता, शेर, हाथी, ब्लैक बक, मगरमच्छ, दरियाई घोड़ा, हिम, तेंदुआ, शुतुरमुर्ग और मोर। इनका संरक्षण जागरूकता बढ़ाकर किया जा सकता है। तो इनकी सुरक्षा करने के लिए लोगों को जागरूक करना होगा। राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य, जीवमंडल निचय हमारी प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन को सुरक्षित रखने के लिए बनाए जाते हैं। तो हमारी वन्य जीवन को सुरक्षित रखने के लिए क्या बनाए जाते हैं? राष्ट्रीय उद्यान बनाए जाते हैं, वन्य जीव अभ्यारण्य बनाए जाते हैं, जीवमंडल निचय बनाए जाते हैं। तो ये हमारे वन्य जीवन को सुरक्षित रखते हैं। सक्रिय घाटियों, झीलों और आर्द्र भूमि का संरक्षण मूल्यवान संसाधन नष्ट होने से बचाने के लिए आवश्यक है। चलो ये भी पढ़ लो। यदि प्रजातियों की सापेक्ष संख्या को भंग न किया जाए तो पर्यावरण में संतुलन बना रहता है। अगर जितने भी जानवर हैं उनकी संख्या को कम न किया जाए, उनको नष्ट न किया जाए तो पर्यावरण में संतुलन बना रहता है। विश्व के अनेक भागों में मनुष्य ने अपने क्रियाकलापों से अनेक प्रजातियों के प्राकृतिक आवासों में उथल पुथल कर दी है। अब मनुष्य ने अपने भले के लिए बहुत सारी जो प्राकृतिक आवास थे, जो पशु पक्षियों के जो घर थे, उनको नष्ट करना शुरू कर दिया है। अनेक पक्षियों और जीव जंतुओं के अंधाधुंध शिकार के कारण या तो वे विलुप्त हो गए हैं या विलुप्त होने के कगार पर हैं। और बहुत सारे जो पशु पक्षी हैं, जीव जंतु उनका शिकार कर रहे हैं, तो वो क्या हो रहे हैं? धीरे धीरे समाप्त होने की कगार पर पहुंच गए हैं। प्रादेशिक और सामुदायिक स्तर पर जागरूकता कार्यक्रमों जैसे सामाजिक वानिकी, वन महोत्सव को प्रोत्साहित करना चाहिए। स्कूल के बच्चों को पक्षी देखने, प्राकृतिक कैंपों में जाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए ताकि वे विविध जातियों के निवास का अवलोकन कर सके। बहुत से देश पक्षियों और पशुओं को मारने और उनके व्यापार करने के विरुद्ध हैं। भारत में शेरों, चीतों, हिरणों, भारतीय सारंग और मोर का मारना अवैध है। मतलब अगर इनको किसी ने मारते हुए देख लिया ना तो उसको जेल की सज़ा हो सकती है। ठीक है। एक अंतर्राष्ट्रीय परिपाटी CITES, द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा की स्थापना की गई। मतलब एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था बनाई गई जिसने प्राणियों और पक्षियों की अनेक जातियों की सूची तैयार की। मतलब जितने पक्षी हैं, प्राणी, उनकी सूची तैयार की। इस सूची में दिए गए सभी पक्षियों और प्राणियों के व्यापार करने पर प्रतिबंध लगाया गया। तो अब उस सूची में जिन जिन पक्षियों और प्राणियों के नाम हैं उनका व्यापार करने पर प्रतिबंध लगाया गया। पौधों और प्राणियों का संरक्षक प्रत्येक नागरिक का नैतिक कर्तव्य है। तो हमारा भी कर्तव्य है कि हम पौधे और प्राणियों की सुरक्षा करें। ये आप स्वयं पढ़ना, कि आप जानते हैं, कॉपी में भी नोट करना। ये शब्दावली। जीवमंडल निचय क्या होता है? ये वैश्विक नेटवर्क द्वारा जुड़े रक्षित क्षेत्रों की एक श्रृंखला है जिसे संरक्षण और विकास के बीच संबंध को प्रदर्शित करने के इरादे से बनाया जाता है। क्या है? वैश्विक नेटवर्क मतलब पूरे विश्व का एक नेटवर्क द्वारा जुड़े, जहाँ पे भी जीव जंतुओं को बचाने के इरादे से ये बनाया जाता है। ठीक है। एक है राष्ट्रीय उद्यान। वर्तमान और भविष्य की पीढ़ी के लिए एक या एक से अधिक पारितंत्रों की पारिस्थितिकी एकता की रक्षा के लिए नामित किया गया प्राकृतिक क्षेत्र। मतलब क्या होता है? मतलब जो जानवर लुप्त होने की कगार पर है ना, उनको उस उद्यान में रखा जाता है, राष्ट्रीय स्तर पर होता है, उनकी रक्षा का कार्य किया जाता है। एक प्राकृतिक क्षेत्र होता है ये। और शब्दावली देखो, ये भारतीय उपमहाद्वीप में जिन पशुओं का उपचार डिक्लोफिनेक, एस्प्रिन अथवा इब्रुप्रोफेन जैसे पीड़ानाशी से किया जाता है, ये दवाइयाँ हैं, उनके अपमार्जन उपरांत गिद्ध किडनी खराब से मर हो रहे हैं। तो देखो, बहुत सारे पशु हैं, उनको उपचार क्या होते हैं? डिक्लोफिनेक, एस्प्रिन या इब्रुफोनेन जैसे पीड़ानाशी से किया जाता है। अब उनके अपमार्जन उपरांत मतलब उनके मरने के बाद गिद्ध जो है उनकी किडनी खराब होने से मर रहे हैं। तो वो गिद्ध उन जानवरों को खाते हैं तो उनकी किडनी खराब हो रही है, वो उससे मर रहे हैं। तो पशुओं पर इन औषधियों के उपयोग करने पर प्रतिबंध लगाने के प्रयास, तो पशुओं को ये दवाइयाँ न दी जाए, इस पर प्रतिबंध लगाने का प्रयास किया जा रहा है तथा आरक्षित स्थान पर गिद्ध के प्रजनन के प्रयास किए जा रहे हैं। मतलब उसके लिए स्थान निर्धारित किया जाए कि गिद्ध अपना बच्चा मतलब जो प्रजनन है वो वहीं पर करे। ठीक है। थैंक यू। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आंसर नोट्स में मिल गए हैं। ओके।